नमस्कार मित्रों, वेलकम टू SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes, and on this channel we are discussing a series of social security in India subjects, and in this session we are going to discuss about international standards of social security. सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, क्यों होती है, उसके फीचर्स क्या है, सोशल सिक्योरिटी के फॉर्म्स, सोशल इंश्योरेंस एंड सोशल असिस्टेंस, इनकी चर्चा हम इससे पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे हों तो एक बार आप इससे पहले वाले क्लासेस देख लें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसको देखने के बाद ही आप यहाँ पर आएँ। सोशल सिक्योरिटी ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हर तरीके से अलग अलग फॉर्म में हो सकता है प्रोवाइड किए जाते थे। जब यूएनओ इस्टाब्लिश हुआ तो यूएनओ के इस्टाब्लिश होने के बाद से एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया। क्या? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी बनाए गए और ये प्रोवाइड किया गया कि इसी के इर्द गिर्द लेफ्ट राइट बाकी सब कंट्री भी अपने कंट्री की ज़रूरतों के अनुसार और अपने कंट्री के अफोर्डेबिलिटी के अनुसार सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को फ्रेम करें। उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। उनका कंसेप्ट क्या था? द वेजेस प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ पार्टिकुलरली ऑफ द लोअर लेवल मे नॉट बी सफिशिएंट। जो लोअर लेवल वेजेज वाले जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी जो वेजेज होती है, उनकी जो सैलरी होती है वो उतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि दे मीट देयर नीड्स लाइक मेडिकल, चिल्ड्रन एजुकेशन, मैटरनिटी नीड्स ऑफ वीमेन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ वाइफ। घर भर का काम धाम देखने के लिए उनके मेडिकल चिल्ड एजुकेशन का खर्चा उठाने की कैपेसिटी लो लेवल में जो वेजेस पाते हैं उनकी नहीं होती है। तो जब उनकी जो लो लेवल पे जो वेजेस पाने वाले लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो क्या उनके घर वाले का ट्रीटमेंट नहीं होगा? क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे? क्या माताओं को अपना संतान प्राप्ति होगी तो उसमें वो उनका देखभाल नहीं करेंगी? करेंगी। और इसीलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सोशल सिक्योरिटी डिसाइड किया गया है और उसमें ये कहा जा रहा है कि देयरफॉर गवर्नमेंट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज इंसिस्ट द एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू देयर एम्प्लॉयज अगेंस्ट द सोशल इविल्स। जितने भी कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर पर ये ड्यूटी इम्पोज करे, लायबिलिटी इम्पोज करे कि वो जो लो लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, लो लेवल वेजेज वाले जो एम्प्लॉई हैं, उनकी जो सोशल इविल्स हैं, जो उनके ऑड डेज हैं, उनमें उनका वो हेल्प करें। तो गवर्नमेंट का पहला काम क्या होता है? एम्प्लॉयर पर ये लायबिलिटी डाल देना कि एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर का वो ध्यान रखें। दूसरा क्या है? इन एडिशन गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स टू द पीपल। रेसिजुअरी पावर ऑलवेज वेस्ट विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कुछ लायबिलिटी एम्प्लॉयर पर डाल दी और बाकी जितनी भी लायबिलिटी है लो लेवल वेजेस और वेज अर्नर्स के, वो सारे लायबिलिटी गवर्नमेंट बियर करेगी। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के प्रियम्बल में दिया हुआ है। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है? ये सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स may vary from country to country, however there are certain common standards. सोशल सिक्योरिटी मेजर्स जो होते हैं वो कंट्री टू कंट्री चेंज होते हैं। कहीं की रिक्वायरमेंट अलग होती है, नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट अलग होती है और किसी की अफोर्डेबिलिटी अलग होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उनके प्रोग्राम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सोशल सिक्योरिटी बनाया गया है और उसी के अनुसार उनको हो तो ज़्यादा सूटेबल होगा। क्या होगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सोशल सिक्योरिटी में पहला होता है कंपल्सरी पार्टिसिपेशन।
क्या होता है, जो लो लेवल अर्निंग वाले जो लोग होते हैं उनका अगर 10 रुपये भी कट गया तो वो उनको बहुत फील होता है। लेकिन सोशल सिक्योरिटी मेजर का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पहला रूल है कंपलसरी पार्टिसिपेशन, मतलब आपको उस स्कीम में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आपका 10 रुपये कटता है, कटने दीजिए, ये 10 रुपये पता नहीं कब 1000 रुपये में कन्वर्ट होकर के आपके काम आ जाए। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है वो कंपलसरी पार्टिसिपेशन है, इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंपलसरली पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेशन का मतलब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन से है, दोनों कंपलसरली कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे फंड बनता है और उस फंड से जो नीडी पर्सन्स हैं उनका वेलफेयर देखा जाता है। दूसरा है गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप। सो नॉर्मली क्या होता है, पहला तो कंपलसरी पार्टिसिपेशन हो गया, दूसरा जहाँ पे ये नहीं हो पाता है वहाँ पर गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप भी होगा। गवर्नमेंट अपने तरफ से ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करेगी, चिल्ड्रन के एजुकेशन की व्यवस्था करेगी, हॉस्पिटल की व्यवस्था करेगी, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, ये गवर्नमेंट का अपना काम है। तो यहाँ पर जो है सोशल इंश्योरेंस आ गया, यहाँ पर सोशल असिस्टेंस आ गया। हम जब इस पूरे चैप्टर में कई बार हम सोशल इंश्योरेंस और सोशल असिस्टेंस नाम टर्मिनोलॉजी की चर्चा करेंगे। जिनको भी डाउट है सोशल इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी के बारे में, वो इससे पहले वाला जो क्लास है उसको एक बार देख लें। उसमें सोशल सिक्योरिटी में के 2 फॉर्म, सोशल इंश्योरेंस एंड सोशल असिस्टेंस के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तीसरा जो इसका है वो कंट्रीब्यूटरी फाइनेंस होता है। सो जब कंपलसरी पार्टिसिपेशन होगा तो फाइनेंस तो कंट्रीब्यूटरी होगा ही। इसमें कंट्रीब्यूटरी फाइनेंस में क्या होता है, कुछ कई जगहों पे एम्प्लॉयर पे करता है, कुछ एम्प्लॉय पे करते हैं, और कई जगहों पे इनमें से किसी का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी पे करती है। सो इस कंट्रीब्यूशन से बहुत बड़ा फंड बनता है और उस फंड से इन लोगों का वेलफेयर का देखभाल किया जाता है। एलिजिबिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही बात है भाई, इंश्योरेंस की बात है। तो इंश्योरेंस में कंपलसरी पार्टिसिपेशन होगा, कंट्रीब्यूटरी फाइनेंस होगा, तभी तो जाकर के एलिजिबिलिटी डेराइव होगी। सो जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं की एलिजिबिलिटी उसमें डेराइव होती है। जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको कम से कम उस स्कीम का तो लाभ नहीं मिलेगा। बेनिफिट्स प्रिस्क्राइब्ड इन लॉ, जो बेनिफिट उनको मिलता है वही बेनिफिट मिलता है जो लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है। गवर्नमेंट, हर कंट्री का गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम एक्ट लेकर के आती हैं और वो बताती हैं कि किसको कितना किस कंडीशन में बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कंट्रीब्यूशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ESIC का। ESI में चाहे एम्प्लॉय का 10 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन हो और चाहे 1000 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन हो, इन केस ऑफ डेथ 15,000 रुपीज़ हम सबको फ्यूनरल एक्सपेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने 500 रुपया कंट्रीब्यूशन पे किया हम उसको 15,000 पे करेंगे और जिसने 10 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन किया उनको 100 रुपीज़ करेंगे। जिन्होंने 10 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया उनको भी हम 15,000 ही फ्यूनरल एक्सपेंस देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बेनिफिट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कंट्रीब्यूशन। किसी का कम बेनिफिट, किसी का कम कंट्रीब्यूशन है तो उसको हम सिर्फ 500 रुपये का ही ट्रीटमेंट करेंगे, किसी का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसको हम 1000 का ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट जो है अनलिमिटेड है, जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार हमारे हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर उनको ट्रीट करते हैं। इसलिए ये बेनिफिट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कंट्रीब्यूशन। अब ऐसा है कि हमें ये देखना है कि अगर ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है तो वर्ल्ड के कुछ कंट्री किस किस फॉर्म में इसको एक्सेप्ट करते हैं, एडॉप्ट किए हैं। जर्मन का एग्जांपल देखते हैं। अ कम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड इन जर्मन विच इंक्लूड्स। सो जर्मन में जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स देते हैं उनमें क्या क्या आता है, सिकनेस इंश्योरेंस आता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस आता है, ओल्ड एज पेंशन इंश्योरेंस आता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आता है। सो अगर ध्यान से देखा जाए तो जर्मन में कम से कम इस इंस्टांसेस में कहीं असिस्टेंस तो नहीं दिख रहा है, सोशल इंश्योरेंस है,
सोशल इंश्योरेंस मीन्स कंपनी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बेसिस से उनको ये बेनिफिट मिलता है। और उसके लिए जर्मन गवर्नमेंट ने एक्ट बना करके रखा है, वेज अर्नर्स सिकनेस इंश्योरेंस एक्ट, द एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक्ट, द इनवैलिडिटी एंड ओल्ड एज प्रोटेक्शन एक्ट। इस तरीके से उन्होंने एक्ट बना करके रखा है। दूसरा है न्यूजीलैंड। द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन न्यूजीलैंड इंक्लूड्स मेडिकल केयर, इंजुरी बेनिफिट्स, इनवैलिडिटी बेनिफिट्स, सिकनेस बेनिफिट्स, फैमिली बेनिफिट्स, सर्वाइवर बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स। सो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो न्यूजीलैंड का जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स है ये जर्मन वाले से इसका एम्बिट जो स्कोप है थोड़ा बड़ा लग रहा है। इसके बाद से यूनाइटेड किंगडम में एक्सीडेंट बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, हाउसिंग बेनिफिट, इंश्योरेंस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ बेनिफिट्स। सो ये यूनाइटेड किंगडम में ये सोशल सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यूएसए में ओल्ड एज एंड सर्वाइवर इंश्योरेंस, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर बेनिफिट्स, डिसेबलमेंट बेनिफिट्स, ले ऑफ कंपेंसेशन, ये सब जो है यूएसए में प्रोवाइड किया जाता है। जापान में देख लेते हैं। जापान में मेडिकल केयर, पेंशन, सर्वाइवर एंड डिसेबलमेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ओल्ड एज इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ये सब जापान में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अभी तक हमने जर्मन, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और जापान बार के बारे में देखा। अब ये थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है कि हम अपने कंट्री के बारे में भी देखें। सो सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन इंडिया, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड इन इंडिया थ्रू लेजिस्लेशन। सो एक्ट बना करके, बिल को पास कराने के बाद से एक्ट बन जाता है। सो एक्ट बना करके और सोशल सिक्योरिटी मेजर जो है इंडिया में प्रोवाइड किए जाते हैं। कौन कौन से मेजर हैं और कौन कौन से एक्ट हैं? तो एक तो वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 है, इन्फोर्सेस द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड कंपेंसेशन टू अ वर्कर फॉर द पर्सनल इंजरी कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट फॉर लॉस ऑफ अर्निंग। सो कहने का मतलब ये है कि एक वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट है। उस एक्ट में ये प्रोविज़न है कि वर्क प्लेस पे बिकॉज ऑफ वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द वर्क, अगर किसी एम्प्लॉय को इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट होने के बाद से दो रिजल्ट होंगे, या तो डिसेबलमेंट हो जाएगा और नहीं तो डेथ हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन में, चाहे डिसेबलमेंट हो और चाहे डेथ हो, इन दोनों कंडीशन में एम्प्लॉयर हैज़ टू पे सर्टेन लमसम अमाउंट टू द सफरर एम्प्लॉय, और इसको इंश्योर करते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन कमिश्नर। सो ऐसा प्रोविज़न था वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में। इसके बाद से देश स्वतंत्र होता है 1947 में, और 47 में स्वतंत्र होने के बाद से एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 पास किया जाता है। इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में 4 ईयर लग गए, और 1952 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कानपुर में ESIC स्कीम को लॉन्च किया गया। सो 1952 में लॉन्च किया गया, और तब से ये बढ़ते जा रहा है, इसका एम्बिट बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या कवर करता है? सिकनेस बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट हो गया, इसका मतलब कि बीमारी के समय में कैश मिलता है। डिसेबलमेंट बेनिफिट, फ्यूनरल बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिपेंडेंस बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, MBBS सीट्स आर आल्सो प्रोवाइडेड टू द वार्ड्स ऑफ द IPs। ऐसा है ESIC के पास अपने मेडिकल कॉलेज हैं, और उस मेडिकल कॉलेज में कुछ सीट्स जो है वार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन्स, वार्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व हैं। सो जो नीट पास करके आते हैं वो ESI ऑफिस में अपना एप्लीकेशन डालते हैं, और उनका एडमिशन रिजर्व कोटा में ESI कॉलेज में हो जाता है। तो ये ESI एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कवर किया है। इसके बाद से द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। सो प्रोविडेंट फंड का एक्ट है,
it enforces the employer to provide provident fund, deposit link insurance etc. कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोविडेंट फंड एक फंड है, उस फंड में इस एक्ट के द्वारा मनी जो है इकट्ठा किए जाते हैं। तो वो कैसे इकट्ठे होंगे? एम्प्लॉय जो है वो 10%, एम्प्लॉय के सैलरी का 10%, एम्प्लॉय के बेसिक पे का 10% और सेम अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय का 1000 का डिडक्शन होता है तो एम्प्लॉय का 1000 डिडक्ट करके और अपने पॉकेट से एम्प्लॉयर 1000 लगा करके 2000 वो ईपीएफओ में जमा करते हैं। किस लिए जमा करते हैं? कि जब कभी वो अपना जॉब छोड़ें, जब वो रिटायर हो जाएं, जब उनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत हो, तो उस समय एम्प्लॉय अपना जो जमा हुआ है वो अपना टोटल अमाउंट विद इंटरेस्ट विड्रॉ कर सकें। सो उनके ज़रूरत के समय में, उनके बुढ़ापे के समय में, उनके घर में बिगर एक्सपेंसेस के समय में वो काम आ सकता है। और इसीलिए ईपीएफओ का एरिया बहुत वास्ट हो जाता है। उसके बाद से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 प्रोवाइड करती है कि जितने भी वीमेन एम्प्लॉई हैं वो अगर किसी कंपनी में काम कर रही हैं और उनको अगर मैटरनिटी का सुख प्राप्त होता है तो प्रसूति लाभ के लिए वो घर पे कन्फाइन रहेंगी अपने बच्चे के देखभाल के लिए 6 मंथ के लिए। उस पीरियड के लिए एम्प्लॉयर जो है फुल सैलरी पे करेंगे। ये ओवर शेडोड हो गया है बिकॉज ऑफ द ईएसआई एक्ट। तो जहाँ जहाँ पर ईएसआई एक्ट लागू है वहाँ वहाँ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अभी नहीं लागू है। ईएसआई एक्ट कहाँ कहाँ पे लागू है? जहाँ जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं और वे एम्प्लॉय जिनका वेज सीलिंग 21,000 से कम है। जिनका वेज सीलिंग 21,000 से ज़्यादा है वो ईएसआई में एक्ट में के स्कीम में नहीं आते हैं। और जहाँ पर भी 10 आदमी से कम काम करते हैं वो ईएसआई स्कीम में नहीं आते हैं। तो जो लोग ईएसआई स्कीम में नहीं आते हैं और वहाँ पर अगर कोई वर्किंग वीमेन है तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट एम्प्लॉयर हैज़ टू प्रोवाइड। उसके बाद से पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1952 है। ग्रेच्युटी एक लमसम अमाउंट होता है जो लगभग रिटायरमेंट के समय में पे किया जाता है। इसका कंडीशन ये है कि मिनिमम आपका 5 ईयर सर्विस होना चाहिए। अगर 4 ईयर सर्विस है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी। अगर किसी भी कंपनी में कहीं पर भी अगर आप 5 साल से ज़्यादा काम करते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी अमाउंट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर 30 साल तक आपने किसी कंपनी में काम किया तो 30 साल का आधा कर दीजिए, 15 हो गया। और साल के बदले महीना बोलिए, 15 महीने हो गया। 15 महीने की 15 मंथ की सैलरी एम्प्लॉयर उनको रिटायरमेंट के समय में एक्स्ट्रा रूप से देंगे। जी हाँ, जिसमें बेसिक पे और डीए होगा। तो इसको ग्रेच्युटी बोलते हैं। अगर सिर्फ 10 साल उन्होंने 10 ईयर अगर उन्होंने सर्विस किया है तो 10 ईयर का 50% कर दीजिए, 5 ईयर को हटा करके मंथ कर दीजिए, 5 मंथ। सो 5 मंथ के सैलरी के बराबर उनको ग्रेच्युटी अमाउंट मिलेगी। 5 ईयर से लेस हो गए तो ग्रेच्युटी अमाउंट इज नॉट एलिजिबल। सो इस तरीके से हमने देखा कि सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को प्रोवाइड करने के लिए कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड इन जनरल है, बट उनके जो क्राइटेरिया है दैट मे वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, फ्रॉम स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड, फ्रॉम इकोनॉमिक कंडीशंस मे वेरी। तो उस कंडीशन में हमने जर्मन, जापान, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और लास्ट में मेरा भारत महान। तो अपने भारतवर्ष के बारे में भी हमने देखा कि हम अपने भारतवर्ष में किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को प्रोवाइड करते हैं। ये जितने भी हम क्लासेज अपलोड कर रहे हैं ये SGKG स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा चैनल हमारा चैनल है SGKG 2.22 है और उस पर ये सारे मटेरियल ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल है। सो इन सारे मटेरियल के लिए प्लीज़ रेफर SGKG 2.22। अदरवाइज न्यू मटेरियल्स इज बीइंग अपलोडेड ऑन SGKG स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। अगर आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी ऑन कर देते हैं तो द मोमेंट आई अपलोड द वीडियो
यू विल गेट द नोटिफिकेशन। और हमारे क्लासेस में अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कहीं पे कुछ क्लैरिटी की कमी है, तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।